जय नारायण बच्चों, आई एम प्रिया श्रीवास्तव टेकिंग योर लेसन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आज हम लोग सेकेंड पार्ट इस लेसन का पढ़ते हैं और देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। इसके पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि सेल क्या है, शेप क्या है, साइज़ क्या होते हैं उनके, और वो नंबर्स में कितने कितने हो सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट with the new topic cell structure and function। जैसा कि स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों हम लोग अपनी बॉडी से ही कंपेयर करके सेल को देखते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम्स क्या हैं? जैसे कि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह की बातें हम सारे पढ़ चुके हैं। इसी तरह ये सिस्टम्स किससे बनते हैं? ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। तो आखिर ये सेल का स्ट्रक्चर मिलता कहाँ से है? अब ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। टिश्यूज एक तरह की सेल से बने होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए कुछ टिश्यूज होते हैं। अलग अलग तरह के, न जाने कितने तरह के टिश्यूज भी हैं हमारे अंदर। फिर ये टिश्यूज भी जिनसे बनते हैं वो होती है सेल्स। तो ये सेल कहते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल सही बात है। तो हमने इतना देखा कि अलग अलग इनके फंक्शंस भी हैं। अगर इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है तो अपने फंक्शन के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर होता है। एक फंक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर, दूसरे फंक्शन के लिए दूसरे स्ट्रक्चर की सेल्स देख के ही हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी सेल्स हैं। तो ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जैसे डाइजेस्टिव, एसिमिलेशन, खाना जब पचता है फिर ब्लड में मिलता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता वो वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो ये सारे सिस्टम्स की ही तरह सेल के अंदर भी सब कुछ होता है। सारे ऑर्गन्स सेल में भी एक तरह से हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है, न्यूट्रिशन के लिए डाइजेशन हो रहा है। तो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके ऑर्गन्स होते हैं। वैसे ही सेल में भी हैं। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो मुंह में कुछ सेल्स होंगी, गले में कुछ इसी तरह की सेल्स होंगी, स्टमक में किसी और तरह की सेल्स होंगी। या प्लांट्स अगर हम देखें तो रूट्स जो एब्सॉर्ब कर रही हैं वाटर और मिनरल्स, उनकी सेल का स्ट्रक्चर अलग होगा। स्टेम जो कि कैरी कर रही हैं न्यूट्रिशंस को, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। लीव्स का अलग होगा। तो ये सभी वर्क के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन के हिसाब से अलग अलग सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं कि सेल के पार्ट्स क्या हैं। तो कितने सेल के पार्ट्स हो सकते हैं हमारे यहाँ? अभी एनसीईआरटी बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पार्ट्स हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सबके बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसमें पार्ट्स में हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स के आधार पर अगर हम देखें तो बाहरी कवरिंग जो होती है सेल की, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बीच में एक जेली लाइक लिक्विड होता है जो कि पूरे बेस होता है, सारे ऑर्गेनल्स को सेल में बांधे रखता है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। के बाद होता है साइटोप्लाज्म जो बांधे रखता है। फिर आते हैं सेंटर, या सेंटर के आसपास कहीं न्यूक्लियस होता है जो कि सारे मेन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हम देखें तो मेन पार्ट्स में हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप कोई पत्ती तोड़ के देखें या आप एलोवेरा जेल देखते हैं, उसको एलोवेरा की पत्ती को तोड़ के देखिए तो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। उसी तरह लिक्विड, वाटरी या जेली लाइक, ये जो पूरे सेल में फैला रहता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको, अच्छा एक चीज़ और, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है भाई? आउटर कवरिंग है सेल के ऊपर की बॉडी, जैसे हमारे ऊपर स्किन होती है
वैसे ही आउटर कवरिंग है जो कि ट्रांसफ़र कर रही है न्यूट्रिएंट्स को, एक्सक्रीशन भी कर रही है वेस्ट का, और बाउंड्री भी बना रही है, एक सेल से दूसरी सेल को अलग कर रही है। गैसेस का भी यहीं से फ्यूजन होता है, एक से दूसरे में गैस सेल में गैसेस जाती हैं, बाहर से अंदर गैसेस आती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इन और आउट होती हैं, चाही और अनचाही चीज़ें। अब इसी ये पोरस होती है, क्यों होती है? क्यों आ जा सकते हैं, क्योंकि मानी हुई बात है पोर्स होंगे उनमें जो कि इनको अलाउ करते हैं अंदर आने और जाने के लिए। सेमी ये परमेबल होती है, अंदर और बाहर इसमें मटेरियल जा सकते हैं, इनवर्ड्स भी आ सकते हैं और आउटवर्ड्स भी आ सकते हैं। जैसे आप अंगूर को देखते हैं, चाशनी डालते हैं तो चाशनी में सिकुड़ जाता है, पानी में डालते हैं फैल जाता है। किशमिश उसी तरह इनका भी है कि ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया होती है जिसको कि आप बाद में पढ़ेंगे। तो गैसेस लिक्विड्स इनके थ्रू अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मटेरियल्स का सेल्स के अंदर आना और सेल बाहर जाना, साथ ही साथ आउटर कवरिंग देना, प्रोटेक्शन देना सेल को। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, सेल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है सेल के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए। आप अनियन पील लेते हैं, प्याज को लिया, एक टुकड़ा काटा और एक स्लाइस का पीछे की तरफ का निकाल लिया स्किन, और उसको आप लोग इसमें आप उसको लेने के बाद मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन में डाल दें तो उसमें आउटर कवरिंग दिखाई देती है, और फिर स्लाइड बना के उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो लेयर बहुत अच्छे से दिखाई देती है। यही एक एक्टिविटी दी हुई है। इस तरह से कुछ दिखाई देगा ऑब्जर्वेशन में। द बाउंड्री ऑफ अनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन है जो कि कवर होती है, सेल वॉल दिखेगी। अब हम यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी बात करेंगे। बच्चों, आउटर कवरिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में ही होती है। लेकिन प्लांट सेल में एक स्टिफ वॉल भी होती है जिसको कि सेल वॉल कहते हैं, वो हार्ड होती है, इसीलिए पेड़ पौधे अच्छे से मजबूती से खड़े रह सकते हैं। तो इनको एक हार्डनेस देना ज़रूरी होता है, इसलिए इनके अंदर एक सेल वॉल, कवरिंग में एक सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ओनली प्लांट सेल में रिजिडिटी देने के लिए प्लांट्स को। सेंटर जो होता है डेंस होता है, एक न्यूक्लियस दिखता है, बीच में तो साइटोप्लाज्म होगा ही, जेली लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल न्यूक्लियस जो होता है वो दिखाई देता है, एक छोटे से शेप में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी वही फंक्शंस होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी सेंटर होता है, न्यूक्लियोलस होता है, आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लास्ट होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता था, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये अभी बाद में जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो इतना समझ लीजिए कि ऑब्जर्वेशन में आप बिल्कुल देख सकते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम अनियन पील को माइक्रोस्कोप में देखें। देन सेल मेम्ब्रेन गिव्स द शेप to a cell. In addition to cell membrane, there is another outer thick layer और plant cell में होती है, that is cell wall, protection करती है, और साथ ही साथ वेरियस टेम्परेचर मेंटेन रखती है, विंड स्पीड से बचाती है। सेल वॉल बहुत सारे काम करती है, दिस इज़ द वर्क ऑफ सेल वॉल। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मेंटेन रखती है और टेम्परेचर मेंटेन रखती है, और मजबूती तो देती ही देती है पूरी सेल को भी और पूरे प्लांट को भी। अब देखिए ये पार्ट ऑफ सेल्स, ये जो है ये प्लांट सेल नहीं है, ये एनिमल सेल है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है, आगे हम देखेंगे कि हम अपने गाल, चीक सेल्स को आराम से निकाल सकते हैं। आप देखते हो कि खाना खाते खाते कभी छिल जाता है गाल, तो एक स्किन से निकल आती है, ये बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो एक चीक सेल को हम निकाल कर अगर इसी तरह मेथिलीन में डिप करके, ब्लू मेथिलीन ब्लू होता है कलर, उसमें अगर हम देखें तो ये दिखाई देगा, साफ साफ चीक सेल को हम ऑब्जर्व करें तो इसी तरह सेल वॉल नहीं दिखेगी, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी।
ये थोड़े गोलाकार के हैं, शेप अलग अलग होता है, हर सेल का फंक्शन अलग है, शेप अलग है। तो चीक सेल में भी न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, सेल वॉल नहीं दिखेगी, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। तो सारे फंक्शंस हम लोग देखते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या पार्ट्स ऑफ द सेल। अब आता है मेन, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन भी समझ गए, अब आता है साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, दोनों के बीच में पूरा सब्सटेंस भरा रहता है। वेरियस अदर कॉम्पोनेंट्स, और भी कॉम्पोनेंट्स या सेल ऑर्गेनल सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये आपके अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब जो होते हैं वो इसी में होते हैं, साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, अपनी अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है और वो वहाँ होते हैं। तो अदर हम ऑर्गेनल, सेल के अंदर के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अलावा भी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और ये एक बेस देता है सेल को, लाइफ देता है। हम देखेंगे कि सेल जो लाइफ होती है किसकी किसकी वजह से होती है, एक तो न्यूक्लियस की वजह से और एक साइटोप्लाज्म की। तो अब देखते हैं आगे, ये देख रहे हैं न्यूक्लियस, और इसीलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आपका न्यूक्लियर, सॉरी, सेल वॉल, अरे सेल ऑर्गेनल्स जो भी होते हैं ये आपका इसमें तैरते रहते हैं, किस में बताया था, साइटोप्लाज्म में। अब देखते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कौन, न्यूक्लियस, बिल्कुल सेंटर में है, ये सेंटर के आसपास है, जनरली स्फेरिकल होता है सेंटर में, और इसको भी हम स्टेन करके स्लाइड्स में आराम से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कलर करके। ये जो होता है साइटोप्लाज्म भी अलग होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर में अलग सा दिखाई देता है। ये भी पोरस होता है क्योंकि इसके अंदर भी ऑर्गेनल्स हैं। न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि जीन्स को कैरी करते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियस के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर आ गए न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग क्या है, बिल्कुल बाहर की तरफ न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में ध्यान से देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This membrane is also porous and allow the movement of material between the cytoplasm and inside the nucleus. अंदर की तरफ जो जो materials ले जाते हैं। Nucleus in addition to its role is inheritance. अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, हम लोगों में 23 जोड़ा होते हैं, 46 होते हैं गिनती में, मनुष्यों में वैसे इस सभी के अंदर अपने क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स बहुत ही रोल, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये करते क्या है ये देखिए, न्यूक्लियस इन एडिशन इज टू रोल इन इनहेरिटेंस, एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मॉनिटर आपके यहाँ है। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। पूरे लिविंग बॉडी जो किसको किसको मिलाकर, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिलाकर जो पूरी लिविंग बॉडी बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब इनहेरिटेंस की बात आई तो वो होता कहाँ है और कैसे, ये देखते हैं। जीन्स इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस in living organism. It controls the transfer of heredity. जीन्स हमारी बॉडी में होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर की इनहेरिट करते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हम शक्ल में या तो मम्मी से मिलते हैं या पापा से मिलते हैं या बाबा दादी नाना नानी किसी से भी, मामा, तो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में या तीसरी जनरेशन में भी कैरेक्टर शक्ल में मिलते हैं, आवाज़ किसी की किसी से मिलती है, आई स्ट्रक्चर होता है, स्किन कलर होता है, और आदतें भी इवन कभी कभी ऐसा होता है कि इनहेरिट करते हैं हम किसी की। तो ये सब चीज़ें हमारे जीन्स में होती हैं और हम अपने पेरेंट्स से या फोर पेरेंट्स से
इनहेरिट करते हैं, तो वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जीन्स में होता है. जीन्स इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी मतलब हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, एक से दूसरी जनरेशन में जाने वाले कैरेक्टर्स. फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं या उनके भी बच्चों में आते हैं. दिस मीन दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू. इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, यू मे, हो सकती है हमारी भी ब्राउन, बिल्कुल ज़रूरी नहीं. इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, यू माइट, आपके भी हो सकते हैं कर्ली हेयर, and also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result the different characters. Even mixing भी होती है और हमारे अंदर दोनों के भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, होते ही हैं. तो इस तरह से जीन्स के बाद हम लोग देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं बच्चों. तो जीन्स तक हम ये समझ लें कि न्यूक्लियस का पार्ट पढ़ा. तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आपका प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर के क्या क्या फंक्शन है, कवरिंग को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियोलस सेंटर में होता है, और इसी में होते हैं, न्यूक्लियोलस में ही होते हैं क्रोमोसोम्स, जो कि जीन्स कैरी करते हैं, जो हमारी हेरिडिटी को इनहेरिट करते हैं. तो अभी तक के लिए बच्चों इतना ही. आप अच्छे से पढ़िए. थैंक यू.